हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्न है √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इस प्रश्न को √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। हम इसको सिद्ध करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रमेय 1.4 को सिद्ध किया था। प्रमेय 1.4 में हमने सीखा था कि जो भी रूट वाली संख्या है, जैसे कि √2 है, √3 है, इसके बाद फिर √5 है, फिर √7 है, फिर √11 है, इत्यादि जो संख्या होती है, इन सभी प्रश्नों को हल करने का तरीका एक ही होता है। ठीक है, सभी प्रश्नों को एक ही तरीके से हल किया जाता है, केवल यहाँ पर अंक बदल जाता है। जैसे कि √2 है, जो पैटर्न है इस प्रश्न को हल करने का, पैटर्न तो वही रहेगा। √2 की जगह पर 3 आ जाएगा, 3 की जगह पर 5 आ जाएगा, 5 की जगह पर 7 आ जाएगा, 7 की जगह पर 11 आ जाएगा। इसी तरीके से यह हल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण नंबर 9 को देखते हैं, तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे हल। प्रश्न को हल करने से पहले हल लिखा जाता है। हल लिखने के बाद इसमें हम लिखेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसे अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें इसे परिमेय मानना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम विरोधाभास से ही हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है। चूंकि हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया, तो फिर लिखेंगे हम माना √3 बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि ये परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में होगा। चूंकि ये p/q के रूप में हो जाएगा, तो यहां पर q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। p एवं q, p व q सह अभाज्य संख्या है। चूंकि यह सभाज्य संख्या है, तो सभाज्य संख्या होने का मतलब क्या है कि इनके ये जो संख्या है, इसका एचसीएफ वो 1 आना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए, तभी यह सभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं आगे की रूट का 3 बराबर PQ है, p/q है। तो q को ये जो भाग में है, अगर हम इसको बराबर की साइड लाएंगे, इधर अगर हम बराबर की साइड लाएंगे, तो यह जो है सो गुना में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √3q बराबर हो जाएगा p। ठीक है, और q बराबर क्या हो जाएगा, q चूंकि यहाँ पर गुना में है, इसको इस साइड लाएंगे हम बराबर की साइड, तो q बराबर क्या हो जाएगा, p/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। लिखेंगे वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर बराबर हो जाएगा p का स्क्वायर बटे √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हो जाएगा q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बटे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 3। q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, चूंकि यह सभाज्य संख्या है, तो यह पूर्णांक होगा। क्या होगा, यह पूर्णांक होगा, क्योंकि परिमेय संख्या में हम पूर्णांकों से ही हम परिमेय संख्या बनाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर q एक पूर्णांक है। q क्या है, एक पूर्णांक है। चूंकि इसीलिए q स्क्वायर भी एक पूर्णांक है। अगर q एक पूर्णांक है तो q का पावर 2, q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो इसीलिए p स्क्वायर बट्टे 3 भी पूर्णांक होगा, क्योंकि यह परिमेय के रूप में है। तो परिमेय संख्या में हम पूर्णांकों से ही हम परिमेय संख्या बनाते थे। p स्क्वायर 3 भी पूर्णांक होगा। अगर यह पूर्णांक है p स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि जो है सो p स्क्वायर में
3 से भाग लगेगा, 3 से भाज्य होगा, पी स्क्वायर 3 से भाज्य होगा। अगर पी स्क्वायर 3 से भाज्य होगा तो पी भी 3 से भाज्य होगा, पी भी 3 से भाज्य होगा। हमने प्रमेय 1.3 में सीखा है, अगर कोई संख्या जो है सो अभाज्य संख्या से भाज्य होता है, ठीक है, तो वह अगर कोई संख्या का स्क्वायर, अगर कोई संख्या का वर्ग अगर जो है सो अभाज्य संख्या से अगर भाग लगता है उसमें, तो अब वह संख्या भी उस संख्या से भाग लगेगी। जैसे कि अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं, मान के चलते हैं 10 के वर्ग में अगर जो है सो कोई अभाज्य संख्या जैसे कि 5 है, अगर इससे अगर भाग लगेगा, जैसे कि 100 हो गया बट्टे 5 हो गया, तो इस संख्या में भी मतलब 10 में भी 5 से भाग लगेगा। अगर 10 में 5 से भाग लग रहा है, उस संख्या में भाग लग रहा है, तो आगे बढ़ना, नहीं तो नहीं बढ़ना। ये चीज ये समझाने के लिए केवल लिखना नहीं, केवल समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। तो पी भी क्या होगा, 3 से भाज्य होगा। तो लिखेंगे माना, ठीक है, P बटे 3 बराबर, अगर P के वर्ग में अगर 3 से भाग लग रहा है तो P में भी 3 से भाग लगे, तो P में 3 से भाग लगाएंगे तो कोई भी संख्या आ सकती है। मान के चलते हैं K1 वह संख्या आ गई, P में अगर हम 3 से भाग लगाए तो मान के चलते वह संख्या क्या आया, K1 आया। तो हम लिख देंगे यहां पर K1 एक पूर्णांक है, K1 क्या है, एक पूर्णांक है, K1 क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहां पर हो जाएगा P बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा क्योंकि ये भाग में है, तो बराबर के इस साइड जब आएगा तो ये गुना में आ जाएगा, तो 3K1 हो जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ये क्या हो गया, हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को यहां तक समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या है, आगे हम लिखते हैं, इससे आगे हम करते हैं, कहता है P का मान समीकरण 1 में अब हम रखेंगे। इस क्या करेंगे, इस P का मान जो यहां पर हमें निकला है 3K1, इसको हम समीकरण 1 में P का मान हम रखेंगे, यहां पर P की वैल्यू को यहां पर हम बैठाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, P की वैल्यू यहां पर हमारी कितनी थी, P की वैल्यू 3K1 थी, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 3K1 का स्क्वायर, अब बट्टे में कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, K1 का स्क्वायर बट्टे 3 हो गया, ठीक है। 3 से 3 तिया 9 कटेगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3K1, 3K1 का पावर 2, 3K1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से K1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि K1 बराबर हो जाएगा, K1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये इधर गुना में है तो इधर आने के बाद यह भाग में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 3 है, ठीक है। जिस तरीके से हम इसमें किए हैं उसी तरीके से आगे भी करेंगे। चूंकि अब हम लिखेंगे, चूंकि K1 यहां पर जो K1 है, K1 एक पूर्णांक है, K1 क्या है, एक पूर्णांक है, K1 क्या है, एक पूर्णांक है, इसीलिए K1 का जो पावर है स्क्वायर है, K1 का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, K1 का स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर बट्टे 3, क्यू स्क्वायर बट्टे 3 जो है सो हमें हमारी जो वैल्यू निकली है K1 स्क्वायर का जो वैल्यू है क्यू स्क्वायर बट्टे 3, यह जो है सो 3 से भाज्य होगा, किससे भाज्य होगा, 3 से भाज्य होगा। अगर क्यू स्क्वायर बटे 3 से भाज्य होगा तो जाहिर सी बात है क्यू भी 3 से भाज्य होगा, क्यू भी 3 से भाज्य होगा, हम लिखेंगे यहां पर,
क्यू भी क्या होगा हमारा 3 से भाज्य होगा। ठीक है, क्योंकि क्यू में अगर 3 से भाग लगेगा, क्यू में 3 से भाग लगेगा, इसीलिए मानते हैं कि क्यू में अगर हम 3 से भाग लगाएंगे तो कोई भी संख्या आ सकती है। इसको मान लेते हैं K2 हमारी संख्या आ गई। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे K2 एक पूर्णांक है। K2 क्या है? एक पूर्णांक है। K2 क्या है? एक पूर्णांक है। तो Q में अगर हम 3 से भाग लगा रहे हैं तो हमारा वो संख्या क्या आ रही है? K2 कोई संख्या आ रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर K2 बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम Q बराबर करेंगे, Q बराबर Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा, ये इधर आने के बाद भाग में, तो इधर आने के बाद गुना में चेंज हो गया, तो 3K2 हो जाएगा यहां पर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे हम आगे? हम जो है सो समीकरण 2 और 4 से, समीकरण और 2 और 4 को देखते हैं। समीकरण 2 और 4 को देखने के बाद जो है हमें स्पष्ट ये बातें पता चलती है कि लिखेंगे यहां पर हम समीकरण 2 व 4, 2 व 4, 2 को देखते हैं। 2 की वैल्यू क्या है? यहां पर 3K1 है, और 4 की वैल्यू यहां पर क्या है? Q की वैल्यू 3K2 है। समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है, लिखेंगे स्पष्ट है कि यहां पर हम समझाने के लिए एक चीज लिख रहे हैं। जैसे यहां पर Q की वैल्यू समीकरण 2 में आया था 3K1 आया था। ठीक है, और समीकरण नंबर 4 में यहां पर Q की वैल्यू है 3K2 है। यहां पर क्या कॉमन आ रहा है? यहां पर कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3 कॉमन, जबकि हमने समझा है कि सअभाज्य संख्या परिमेय संख्या में, सअभाज्य संख्या में क्या हो जाएगा? उसकी जो है सो HCF क्या आना चाहिए? कॉमन क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ कॉमन तो 3 आ रहा है, कॉमन 3 आ गया तो ये तो परिमेय संख्या होगा ही नहीं। ठीक है, यह तो जो है सो यह असभाज्य संख्या होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि 3 P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः लिखेंगे, अतः P एवं Q सअभाज्य संख्या नहीं है। सअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय सिद्ध होने के लिए सअभाज्य संख्या होना चाहिए था, लेकिन यह सअभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसका HCF 1 ना करके 3 आया है। ठीक है, सअभाज्य संख्या नहीं है, जो कि लिखेंगे जो कि हमारी कल्पना का, पूर्व कल्पना भी लिख सकते हैं, हमारी कल्पना का विरोधाभास है। हमने जो कल्पना किया था, हमने सोचा था, हमने इसे माना था परिमेय, तो यह परिमेय का विरोधाभास हो गया, मतलब यह परिमेय आया ही नहीं, हमारी कल्पना का विरोधाभास है। लिखेंगे विरोधाभास है। अतः लिखेंगे, अतः रूट का 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो परिमेय सिद्ध हुआ ही नहीं, यह परिमेय सिद्ध हुआ ही नहीं, यह एक अपरिमेय संख्या है। हमें प्रश्न में से अपरिमेय ही सिद्ध करना था, हमने विरोधाभास का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न को अपरिमेय सिद्ध किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर इस प्रश्न को हम ठीक से फिर से अगर हम इसको समझना चाहें तो हम लिख सकते हैं, क्या कहता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका हल सबसे पहले लिखेंगे। हम इसको विरोधाभास से इसको हल करेंगे। अगर यह अपरिमेय लिखा हुआ है तो इसे हम परिमेय मानेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है।
ठीक है। जबकि चूंकि यह परिमेय संख्या है तो माना √3 बराबर क्या हो जाएगा, P बटे Q के रूप में होगा। ठीक है, परिमेय संख्या है तो 3 P बटे Q के रूप में हो जाएगा। चूंकि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और P व Q सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जिसका HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, चूंकि यहाँ पर P बटे Q के रूप में है तो इस Q को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3√3 Q, क्योंकि ये यहाँ पर भाग में है, बराबर की साइड आएगा तो ये गुना में परिवर्तित हो जाएगा। तो √3 Q बराबर हो जाएगा P। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, बराबर की साइड आने के बाद P बटे √3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस संख्या का वर्ग करेंगे, लिखेंगे वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, Q² बराबर हो जाएगा P² अपॉन क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसीलिए Q² बराबर हो जाएगा P² बटे 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब लिखेंगे चूंकि Q एक पूर्णांक है, क्योंकि सभाज्य संख्या है तो यह पूर्णांक होगा। ठीक है, तो चूंकि Q एक पूर्णांक है तो Q² भी पूर्णांक होगा। ठीक है, Q एक पूर्णांक है तो Q का स्क्वायर, Q का वर्ग भी पूर्णांक होगा। ठीक है, अगर Q का वर्ग पूर्णांक है तो Q की जो वैल्यू है P का वर्ग P² बटे 3 भी पूर्णांक होगा। तो इसलिए P के पावर 2 में P के वर्ग में 3 से अगर भाग लगेगा, अगर P का वर्ग 3 से भाज्य होगा तो P भी 3 से भाग लगेगा, जिसे हम प्रमेय 1.3 में इस चीज को समझे हैं। तो लिखेंगे माना P बटे 3, P में 3 से भाग लगाएंगे तो P में अगर 3 से भाग लगे तो कोई भी संख्या K1 आ गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे K1 एक पूर्णांक है तो P बराबर क्या हो जाएगा, 3K1। यहाँ पर P3 जो है सो भाग में है तो बराबर की साइड आने के बाद ये गुना में परिवर्तित हो जाएगा तो P बराबर क्या हो जाएगा, 3K1 हो जाएगा। इस समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे Q² बराबर हो जाएगा 3K1 का स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा। तो Q² बराबर हो जाएगा 9। इसमें हम क्या किए हैं, इसकी समीकरण की वैल्यू हम इसमें रखे हैं। ठीक है, P की जो वैल्यू है समीकरण नंबर हम क्या किए हैं, समीकरण नंबर 1 में रखे। यहाँ पर एक चीज हम लिखना भूल गए थे, यहाँ पर लिखना है P का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में हम P का मान रखें। ये चीज गलती हो गई थी। तो समीकरण 1 में अगर हम P का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, Q² बराबर हो जाएगा 3K1 का स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा। तो Q² बराबर हो जाएगा 9K1 का स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा। तो Q² बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 9 कट गया तो 3K1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहां से अगर हम K1 का स्क्वायर लेते हैं तो K1 बराबर हो जाएगा Q² बटे 3। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। चूंकि K1 एक पूर्णांक है यहाँ पे तो K1 का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, इसीलिए Q² की जो वैल्यू है Q² बटे 3 ये 3 से भाज्य होगा, इसीलिए Q भी 3 से भाज्य होगा। तो माना Q बटे 3 बराबर कोई वैल्यू K का पावर 2 आ गया। Q में अगर हम 3 से भाग दें तो कोई K का पावर 2 आ गया। वहां K1 लिए थे तो यहाँ पर K2 लेंगे। K2 एक पूर्णांक है तो हम लिखेंगे Q बराबर क्या हो जाएगा, यहां से Q बराबर हो जाएगा, ये बराबर की साइड आने के बाद गुना में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3K² हो जाएगा। समीकरण नंबर 4 हो गया। अगर हम इसको लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए हमने लिखा है। तो Q की वैल्यू अगर यहाँ पर देखते हैं तो समीकरण नंबर 2 में अगर देखते हैं तो Q का बराबर है 3K1 है, और समीकरण नंबर 4 में देखते हैं तो Q बराबर है 3K2 है। अगर यहाँ देखते हैं तो कॉमन क्या रहे, यहाँ कॉमन 3 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में क्या है, कॉमन 3 है। जबकि हमने सीखा है कि सभाज्य संख्या परिमेय सिद्ध करने के लिए इसमें सभाज्य संख्या HCF 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 आ रहा है तो यह तो सभाज्य संख्या हुआ नहीं। अगर यह सभाज्य संख्या नहीं हुआ तो यह परिमेय भी नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि 3P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः P एवं Q सभाज्य संख्या नहीं है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। हमने जो कल्पना किया था, इसे परिमेय संख्या समझा था, उसका यह विरोधाभास हो गया, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है।